Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, मेवाड़ा क्लासेज के YouTube चैनल पर लाइव देख रहे तमाम विद्यार्थियों का मैं एक बार पुनः बाबूलाल मेवाड़ा हार्दिक स्वागत करता हूं। और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की 3 पारियों में हुए 6 पेपरों में जितने भी विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया है उनका अग्रिम बधाई हो। और आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान की कला और संस्कृति, जो कि एक और नई खुशखबरी के साथ में कि राजस्थान के अंतर्गत पटवार की जितनी भी साथी तैयारी कर रहे थे उनके साथ में ग्राम सेवक की एक कॉमन भर्ती के रूप में आपको एक बोनस पॉइंट मिल रहा है। तो राजस्थान की कला और संस्कृति का विशेष महत्व रखते हुए मैं एक बार पुनः आज के इस सेशन प्लान के अंदर दुर्गों को लेकर के चल रहा था। तो आज अपन पढ़ेंगे हमीर हटसा रणथंभौर, जो कि एक गिरि दुर्ग के रूप में जाना जाता है। देखिएगा, हमीर हट जिसे कहा जाता है, हमीर हट सा जिसे कहते हैं रणथंभौर दुर्ग। इस दुर्ग के बारे में जितनी भी मेरे पास में पर्याप्त जानकारी होगी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। देखिएगा, ये पार्वतीय दुर्ग की श्रेणी में आता है। पार्वतीय दुर्ग की श्रेणी में आता है। पार्वतीय दुर्ग की श्रेणी में आता है। और वैसे देखा जाए तो ये एक गिरी पर स्थित है, यानी कि एक मुख्य रूप से देखा जाए तो गिरि दुर्ग की भी श्रेणी में आता है, क्योंकि ये पहाड़ी पर स्थित होने के कारण ये किसकी श्रेणी में आएगा? गिरि दुर्ग की श्रेणी में भी आएगा। और पहाड़ी के साथ साथ वहां पर रणथंभौर की अपन अगर बात करें तो रणथंभौर में सर्वाधिक वन देखने को मिलते हैं, इसीलिए ये वन दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूं वैसे वैसे आप वो नोट करते जाइएगा। अब बात करते हैं रणथंभौर दुर्ग की। तो ये दुर्ग कहां पर स्थित है? तो ये दुर्ग है वो सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? सवाई माधोपुर से 6-7 मील की दूरी पर, सवाई माधोपुर जिले में 6 मील दूर पर, यहां से 6 मील की दूरी पर है। ध्यान रखिएगा, बात अपन किसकी कर रहे हैं? रणथंभौर दुर्ग की, जो सवाई माधोपुर जिले से लमसम जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर। और इसके अलावा भी अगर आपको पूछा जाए तो किसकी बात कर रहे हैं? अपन ने अभी तक जितने भी दुर्ग पढ़े हैं मैंने केवल और केवल एक मेरा होम डिस्ट्रिक्ट होने के कारण मैंने जालोर दुर्ग को पढ़ाया है। बाकी जितने भी अपन दुर्ग पढ़ रहे हैं सारे के सारे मैंने वो दुर्ग किसके रूप में पढ़ा है? अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से जुड़े हुए दुर्ग को ही कंप्लीट किया है। तो ये दुर्ग है वो कहाँ पर है? अरावली पर्वतमाला में है। अरावली पर्वतमाला, जो कि राजस्थान की क्या कहलाती है? जल विभाजक रेखा के रूप में जानी जाती है। और दिल्ली से लगाकर गुजरात तक, गुजरात के काफी क्षेत्र में भी इसका विस्तार मिलता है। अब देखिएगा, अरावली पर्वतमालाओं की श्रृंखलाओं में विद्यमान ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है। 7 विषम पहाड़ियां हैं। यहाँ पर कैसी पहाड़ियां हैं? 7 विषम पहाड़ियां हैं। अब देखिएगा, जैसे जैसे मैं आपको लेके चलता हूं इनके पीछे भी कुछ कारण होंगे। 7 विषम पहाड़ियों से विस्तृत या 7 विषम पहाड़ियों से घिरा, ठीक है ना। एक बार मैं नोट करवाता जा रहा हूं, वैसे वैसे आप नोट करते जाइएगा, फिर इससे अपन विस्तार से मैं आपको भी और भी जितनी भी जानकारियां होगी वो आपको देता जाऊंगा। अब देखिएगा, बात करते हैं 7 विस्तार पहाड़ियों से घिरा है, अरावली पर्वतमाला में है। और अरावली पर्वतमाला के राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले से 6 किलोमीटर दूर रणथंभौर के रण में स्थित है। और रणथंभौर का नाम भी रणथंभौर, इस दुर्ग का नाम रणथंभौर क्यों, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिएगा, 7 पहाड़ियों के अलावा एक अन्य जानकारी है, तो वो है यहाँ से निकलने वाली 2 प्रमुख नदियों के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। जो है, एक तो है बनास, एक है बनास और एक है चंबल। कौन सी है? चंबल। इन दोनों नदियों के यहाँ से पानी भी निकलता है। इन्हीं पहाड़ियों से, 7 विषम पहाड़ियों से पानी भी निकल रहा है। अब देखिएगा, इसका वास्तविक नाम अगर अपन बात करें तो मिलता है रंतपुर, ठीक है ना, रंतपुर। इसका जो वास्तविक नाम मिलता है वो मिलता है रंतपुर। रंतपुर। अब देखिएगा, इसका कारण क्या है कि रंतपुर ही क्यों मिलता है? देखिएगा, रंतपुर अर्थात रण की घाटी में स्थित नगर जो होता है उसे अपन क्या कहते हैं? रंतपुर कहते हैं। अर्थात इसका जो वास्तविक अर्थ होगा वो होगा रण की घाटी में, रण की घाटी में स्थित नगर, ठीक है ना। इसी कारण से इस दुर्ग का नाम है वो क्या पड़ा था? रणथंभौर पड़ा था, या इस स्थान का नाम है वो क्या पड़ा था? रणथंभौर पड़ा था। अब देखिएगा, रण के साथ में रण मतलब जो पहाड़ी के क्षेत्र में थंब का अर्थ होता है जो पहाड़ी के क्षेत्र में होता है, और पहाड़ी का नाम ही क्या है? रणथंभौर है, यानी कि रण प्लस रणधम स्तंभपुर, यानी कि इस प्रकार से इस दुर्ग का नाम है वो मिलता है। अब देखिएगा, इसका निर्माण के बारे में अगर अपन बात करें तो हमीर रासों के अनुसार इसका निर्माण है वो किसने करवाया था?
राजा जयंत ने करवाया था पग्य ऋषि के आशीर्वाद से। अगर अपन बात करें हमीर रासो के अनुसार, हमीर रासो किसने लिखा था वो भी मैं बाद में आपको बताऊंगा, यानी कि जितने भी हमीर के नाम से जो लिखे हुए ग्रंथ है उनके बारे में अपन जानकारी बाद में पढ़ेंगे। देखिएगा, इसके निर्माण की बात करें, इसके निर्माण की बात करें तो निर्माण हमीर रासो के अनुसार, किसके अनुसार? हमीर रासो के अनुसार, हमीर रासो के अनुसार इसका निर्माण किसने करवाया था? तो एक राजा हुए थे जिसका नाम था जयंत, ठीक है ना। राजा जयंत ने एक महत्व ऋषि से, पग्य ऋषि से आशीर्वाद लिया था। राजा जयंत ने पग्य ऋषि से आशीर्वाद लिया था। इन्होंने किस ऋषि से आशीर्वाद लिया था? पग्य ऋषि से आशीर्वाद लेकर के करवाया था। आशीर्वाद, पग्य ऋषि से आशीर्वाद, ठीक है ना। इस प्रकार से इस दुर्ग का निर्माण है वो क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। और बाद में एक और जानकारी के अनुसार या कुछ इतिहासकार मानते हैं कि राजा चौहान की एक रणभानदेव नामक राजा हुए थे जिन्होंने 940 ईस्वी के आस में। बाकी के इतिहासकार मानते हैं कि 944 ईस्वी के अंदर, यानी कि लमसम 8वीं शताब्दी के अंदर एक राजा हुए थे रणथान देव, ठीक है ना। उन्होंने है वो इनका निर्माण करवाया था। रणथान देव, इसने है वो निर्माण करवाया था। अब दो मतों को आपको लेकर के चलना है। जो ये चौहान राजा थे, ध्यान रखना, इसके बारे में अगर कहे तो ये चौहान राजा थे। और हमीर है, जो अपन बाद में हमीर को पढ़ेंगे इसी के अंतर्गत, तो वो हमीर है वो क्या है? अंतिम राजा थे चौहानों की। जो रणथंभौर के चौहानों की अगर अपन बात करें तो वहां के है वो क्या थे? अंतिम राजा के रूप में जाने जाते हैं। अब देखिएगा, अबुल फजल इस दुर्ग के बारे में लिखते हैं कि बाकी दुर्ग तो क्या है, बाकी दुर्ग सभी नंगे हैं, लेकिन ये दुर्ग है वो क्या है? बख्तरबंद है। ये ध्यान रखिएगा। किस दुर्ग के बारे में कहा गया है कि बाकी दुर्ग तो क्या है? इस दुर्ग के बारे में कहा गया है, किसने कहा है? अबुल फजल ने। अबुल फजल ने, अबुल फजल लिखते हैं, अबुल फजल लिखते हैं कि बाकी दुर्ग या और दुर्ग, बाकी दुर्ग नंगे हैं, नंगे हैं, लेकिन ये दुर्ग क्या है? रणथंभौर क्या है? यह दुर्ग बख्तरबंद है। बख्तरबंद है। मैंने आपको पहले भी बताया कि हर एक कड़ी को अपन जोड़ते चलेंगे, जितनी भी कड़ियां है। अब देखिएगा, इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि ये 7 पहाड़ियों से गिरा है। किस पहाड़ियों से गिरा है? 7 पहाड़ियों से गिरा है। इसी कारण अबुल फजल ने लिखा था कि वैसे रणभानदेव, अगर ये भी जानना चाहो तो ये चौहान राजा थे, वैसे ये आमेर के राजा थे, ध्यान रखना, ठीक है ना। आमेर के राजा थे। प्रत्येक के बारे में छोटी छोटी जितनी भी जानकारी अपने पास में होगी मैं बारीकी से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखिएगा, बाकी दुर्ग तो क्या है? नंगे है, लेकिन ये दुर्ग है वो क्या है? बख्तरबंद है। अब देखिएगा, वीर विनोद के अनुसार इस दुर्ग की एक तरफा गहरी है और पेचेदार। हम खुद जाकर के देखते हैं, विजिट के दौरान आप जाइएगा तो वहां पर आप एक दुर्ग की एक तरफा तो आपको क्या मिलेंगे? गहरे और पेचेदार नाले के पहाड़ मिलेंगे, और एक तरफ है वो नंगे रास्ते से या तंग रास्तों से उतरते हुए जब आप इसके ऊपर चढ़ जाओगे तो पहाड़ी की बुलंद है वो एकदम सीधी हो जाएगी। यानी कि पहले तो आपको क्या रास्ता है? इस प्रकार के घुमावदार रास्ते से आप चढ़ोगे तो यहाँ एक पहाड़ी आ जाएगी। अब इस पहाड़ी को पार करके इस प्रकार जाओगे, फिर वापस से इस प्रकार की पहाड़ी आएगी। या तो आप इस रास्ते से जाओगे या इस रास्ते से जाओगे। अब देखिएगा, फिर इस रास्ते को यहाँ पर मिलाप होगा तो वापस इस प्रकार की है वो क्या आ जाएगी? पहाड़ी आ जाएगी। इस प्रकार की 7 विषम पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और ये विषम का मतलब क्या होता है? एक से बढ़कर के एक। जैसे आप सभी जानते हैं कि विषम संख्या कौन सी होती है, सम संख्या कौन सी होती है। ऑर्डर जो आप उनके बारे में आपने मैथ के अंतर्गत पढ़ा होगा, या फिर अपन जब रीजनिंग या मैथमेटिक्स पढ़ेंगे उसमें मैं आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। अब देखिएगा, ऐसी पहाड़ियों को जब पार करते हैं तो कितनी पहाड़ियां हो जाएगी? 7 पहाड़ियां हो जाएगी। 1 2 3 4 और 5, ये 5 है। ऐसी पहाड़ियों को पार करोगे और मुख्य जो पहाड़ी है, इस प्रकार की मुख्य पहाड़ी है जिसके ऊपर ये रणथंभौर का दुर्ग ऐसा बना हुआ है। तो इस पहाड़ी की इस तक जब मानव पहुंचेगा, यहाँ तक, आशा करता हूँ मेरे को लग रहा है कि आपको यहाँ तक दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो यहाँ जब आप पहुंचोगे इस पहाड़ी पर, तो यहाँ से व्यक्ति अगर कोई खड़ा होगा तो इस पहाड़ियों की सीधी नजर कहाँ तक जाएगी? सामने तक चली जाएगी। अर्थात ये जो दुर्ग है वो वापस आप लास्ट अंतिम आखिरी रणथंभौर दुर्ग तक आप जब पहुंचाओगे, यानी कि जो इसका जो प्रवेश द्वार है, नौलखा दरवाजा, उसको जब आप पार कर जाओगे, वो भी क्या है? चतुर्दशी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और नैसर्गिक के लिए ये नैसर्गिक परिहारों से काम करती है ये पहाड़ियां, ध्यान रखना, नैसर्गिक परिहारों का काम करती है। यानी कि एक प्राचीरों के रूप में ये
रक्षक के रूप में काम आती है। इसीलिए हमीर हट ने इस दुर्ग को क्या कहा है, बाकी दुर्ग तो नंगे हैं और ये दुर्ग क्या है, बख्तरबंद है। काफी सारी इस दुर्ग के ऊपर कविताएं भी लिखी है और हमीर हट है, हमीर महाकाव्य है, हमीर रासो है, जिनके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। और एक कविता भी है, अगर समय रहा, समय की कुछ बचत रही तो मैं उस कविता को भी आपके इस क्लास के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, नहीं तो आप मेरे ऑफिशियल चैनल पर जाकर के आप उसे प्राप्त कर सकते हो। देखिएगा कई पार्टियों में मैंने उस कविता को मुखाबिर भी किया है। देखिएगा इस प्रकार से इस रणथंभौर दुर्ग को अपन पढ़ते हैं। अगर बात करें अपन हमीर चौहान की, तो किस प्रकार से हमीर चौहान आते हैं उसके बारे में अपन बाद में इसी के बाद में बात करते हैं, क्योंकि अभी तक है वो इनके शाखाओं के बारे में भी अध्ययन करना बाकी है। देखिएगा बात करते हैं अन्य इसके निर्माणों की। तो अन्य निर्माणों की अगर अपन बात करें तो अन्य निर्माणों में देखिएगा अजमेर के चौहान होते हैं, और अन्य निर्माणों में अपन सर्वप्रथम किसको पढ़ेंगे, अजमेर के चौहानों को पढ़ेंगे। तो अजमेर के चौहान में आपने नाम सुना होगा पृथ्वीराज तृतीय। किसका नाम सुना होगा, पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय। अब सभी जानते हैं पृथ्वीराज तृतीय के बारे में, या फिर जैसे ही अपन अजमेर के पास आ जाएंगे या जैसे अरावली को पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे अजमेर के पढ़ेंगे, कल का है वो आपका दुर्ग है वो अजमेर दुर्ग को ही मैं क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा, ये आपसे वादा रहा। देखिएगा कल की क्लास में अपन अजमेर दुर्ग को पढ़ेंगे, अर्थात पृथ्वीराज चौहान के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। अब देखिएगा पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी से एक युद्ध हुआ था, मोहम्मद गोरी से जो तराइन का द्वितीय युद्ध, कौन सा युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का सेकंड युद्ध, ठीक है ना। सेकंड युद्ध कब हुआ था, 1127 के अंदर। कब हुआ था, 1127 के 1192 के अंदर। 27 को खानवा के युद्ध याद आता थे। 1192 के अंदर जब ये तराइन के युद्ध में पराजय होते हैं, कौन पराजय होते हैं, मोहम्मद गोरी से ये पराजय हो जाते हैं। अर्थात विजय कौन हुए थे, गोरी विजय हुए थे, ठीक है ना। मोहम्मद गोरी क्या हुए थे, विजय हुए थे। तो ये है वो क्या हुए थे, पराजय हुए थे। तो इस पे स्टार लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, स्टार है वो इस पे लगाएंगे। जितने भी मैं राजस्थान की कला संस्कृति को जहां भी अपन दो व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे जिस पे स्टार लगा रहा हूं, इसका मतलब वो क्या है, विजय घोषित हो जाता है। अब देखिएगा पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहे तो ये गोविंदराज का पुत्र थे, और गोविंदराज के एक सामंत हुए थे, जो सामंत की हैसियत है से ही ये कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश से बाकी इन्होंने है वो इनके खिलाफ काफी जानकारी स्पष्ट होती है। लेकिन बाद में ये उस प्रकार से वो कई इन्होंने रणथंभौर की गद्दी पर आक्रमण किया। लेकिन इसके बाद में यहाँ पर ये अधिकार करते हैं, यानी कि पृथ्वीराज चौहान का अधिकार रहा। पृथ्वीराज चौहान के बाद में गुलाम वंश आए, इसके बाद में कौन आए, तो मैं ये कौन किसकी बात कर रहा हूं कि इसके रणथंभौर पर किस किस का शासन काल रहा था। एक बार अपन शासन काल की पीढ़ियां पढ़ लेते हैं। बाद में कौन आए, गुलाम वंश आए। अब गुलाम वंश के बाद में आप सभी जानते हैं दिल्ली के जितने भी सुल्तान होंगे वो सारे के सारे सुल्तान किस में आएंगे, गुलाम है, गुलाम के अलावा चौहान है। गुलाम जैसे ही आते हैं उसके बाद में गुलामों को जैसे इस दुर्ग के अंदर प्रवेश मिलता है, उसके बाद में है वो चौहान है वो अपनी स्वतंत्रता के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, और स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं तो वो खिलजी वंश से प्राप्त करते हैं। इसके बाद में वापस कौन आ जाते हैं, खिलजी आ जाते हैं, यानी कि खिलजी वंश का भी यहाँ पर क्या रहा, शासन रहा। अब खिलजी वंश किसके मतलब चौहान इनके गुलाम हो चुके थे, ये गुलाम और दोनों के बीच में ये बेड़िया जो जकड़ती रही थी, इसके बारे में वो कहा जाता है। अब देखिएगा बात करें अगर खिलजी वंश की, तो खिलजी वंश में वंश के अंदर जलालुद्दीन सबसे पहले आए थे, और खिलजी वंश आया नहीं था, हालांकि आया हुआ ही समझिएगा, क्योंकि खिलजी वंश की कोई प्रमाणिकता नहीं मिलती है। क्योंकि मैंने जब रणथंभौर दुर्ग की अपन जहां पर अपन उस दुर्ग के बारे में अंदर जाकर के विश्लेषण से जानकारी प्राप्त करते हैं, हमीर हट के माध्यम से पढ़ते हैं, जितने भी जानकारी अपने को स्रोत से मिलते हैं, तो उसमें कहा जाता है कि खिलजी वंश ने प्रयास किया था, लेकिन वो प्रयास क्या रहा था, विफल रहा था। प्रथम प्रयास है वो क्या रहा था, जलालुद्दीन खिलजी का है वो प्रथम प्रयास के रूप में विफल हुए थे। और ऐसा कहा जाता है कि इस जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी ने कहा था कि ऐसे सैकड़ों दुर्ग को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, और इस प्रकार से बाद में है वो इन पर अधिकार हो जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश है जो है वो किसके अंतर्गत आएंगे, अपने है वो गुलाम वंश के अंतर्गत आ जाएंगे। अगर गुलाम वंश के कौन कौन शासन आए तो इसके अंतर्गत तो अपन किसको पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत तो अपन किसको पढ़ेंगे, अपने AK साहब को, यानी नहीं JK साहब को, ठीक है ना, JK साहब को। तो ये JK साहब ने यहाँ पर कोशिश किया, लेकिन ये क्या है थे, असफल रहे थे। और गुलाम वंश के बारे में आपको पूछे तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने अजमेर के अंदर संस्कृत पाठशाला जो 2.5 दिन का झोपड़ा है उसका निर्माण करवाया था। इल्तुतमिश, जो कि मैंने कल की क्लास को जैसे आपको गागरोन दुर्ग पढ़ाया था, उस समय आपको इल्तुतमिश के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दी थी। और बलबन,
बलबन आप सभी जानते हैं, कोटा का उस समय राज्य जो संभालते थे वो कौन थे? बलबन थे, ध्यान रखना। तो इस प्रकार से वो इनके शासनकाल में ये रहे थे। और आगे अपन इसके बारे में अगर पढ़े तो इसके बाद में आ जाते हैं अपने हमीरदेव चौहान। अब पढ़ते हैं हमीरदेव चौहान, या हमीरदेव चौहान से पहले भी और राजा थे, उनके बारे में। जो और राजा हुए थे वो हुए थे जैत्र सिंह, ठीक है। यहाँ के सर्वाधिक प्रभावशाली जो शासक काल रहे थे वो रहे थे जैत्र सिंह चौहान, ठीक है। अब देखिएगा, जैत्र सिंह चौहान के पुत्र होते हैं, उनका नाम मिलता है हमीर। लेकिन जैत्र सिंह चौहान के तीन पुत्र और थे, जिनमें से अपन को सुल्तानचंद है और बिरमादेव है, ठीक है। उनमें से जैत्र सिंह ने किन को चुना था? हमीरदेव चौहान को चुना था। अब देखिएगा, मैं एक बार इसको साफ करके हमीरदेव चौहान से अपन नए के रूप में लिखना प्रारंभ करते हैं। ये है वो, अब है वो हिस्ट्री की ऑफिशियल जो जानकारी अपने को या क्वेश्चन वगैरह पूछे जाएंगे तो इनमें से है वो इतने ही जानकारी में से प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि जब अपन ये दुर्ग है वो अपने कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन मैंने इससे पहले संतव संप्रदाय कंप्लीट किए हैं। तो संतव संप्रदाय से रिलेटेड जितने भी अपने पास में प्रश्न है वो है वो कल के रूप में मैं लाइव टेस्ट लेकर के आ रहा हूँ, जो आपके समक्ष यूट्यूब पर शाम को कोशिश करूंगा कि शाम को या सुबह मॉर्निंग के टाइम में आपके समक्ष लाइव आ सकूं। देखिएगा, लाइव टेस्ट के समय आप सभी तैयार रहिएगा। अब बात करते हैं किन की? राव हमीरदेव चौहान की, राव हमीरदेव चौहान की। महत्वपूर्ण और राजस्थान के हठी राजा के रूप में चौहान काल में यह कर्ण कहलाए, ध्यान रखना। चौहान काल के चौहानों के कर्ण कहलाए ये, ठीक है ना। कर्ण को आप सभी जानते हैं, अगर महाभारत रामायण वगैरह आपने देखी है तो उनके अंदर आपने कर्ण की भूमिका कौन निभाते राजस्थान के चौहानों में? हमीरदेव चौहान। अब देखिएगा, हमीरदेव चौहान के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि हमीरदेव चौहान के पिता का नाम जैत्र सिंह मैंने ऊपर लिख दिया, माता का नाम क्या था? हीरा देवी था, और पत्नी का नाम क्या था? रंगा देवी था, रंगा देवी था। देखिएगा, जैत्र सिंह, थोड़ी सी कंफर्म जानकारी है कि इनका है वो जन्म तो कब होता है? 1372 के अंदर जन्म होता है, ठीक है ना। जन्म 1372 में होगा, क्योंकि 1372 जो जुलाई का महीना है वो इनका जन्म का माना जाता है। 13 जुलाई को इनका जन्म होता है, यानी कि आंकड़ा भी इनका क्या आ रहा है? बहुत ही शानदार आंकड़े के रूप में इनका जन्म होता है। सॉरी, 11 जुलाई के आसपास होता है। ये मुझे कंफर्म नहीं हो पा रहा है, जैसे ही मैं आपको कंफर्म करके इसके बारे में जानकारी देने का प्रयत्न करूंगा। देखिएगा, सन याद है तो उनके बारे में अपन बता देता हूं मैं, जितने भी याद है। सन 1272 के अंदर इनका जन्म होता है। सन 1272 के अंदर इनका जन्म होता है। और राज्याभिषेक कब होता है? तो राज्याभिषेक होता है, जन्म भी कहाँ हुआ था? रणथंभौर दुर्ग के अंदर ही हुआ था। और राज्याभिषेक की बात करें तो राज्याभिषेक इनका होता है 10 साल के बाद में, 82 में। अब आप मानिएगा कि 72 में इनका जन्म होता है, 82 में, यानी कि 10 वर्षीय शासक का अगर यहाँ पर अपन बात करें कि इनका क्या हो गया था? राज्याभिषेक हो गया था। तो 16 दिसंबर को राज्याभिषेक हुआ था, ध्यान रखिएगा। और 10 वर्ष के जब हुए थे तब इन्होंने है वो राज्याभिषेक किया था। और 17 युद्ध किए थे इन्होंने, 17 युद्ध किए थे। 17 में से 16 में विजय है इनकी, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक विजयशाली शासक हुए ये, इसीलिए हट के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। और अगर बात करें तो एक युद्ध है वो इन्होंने हारा था, जो आखिरी का युद्ध होते अपन साके के रूप में है वो पढ़ेंगे। और इनकी मृत्यु की बात करें तो ये मृत्यु हो जाती है 1301 के पास में, 1301 में है वो मृत्यु। अब पढ़ते हैं हमीरदेव चौहान की अन्य जानकारी के बारे में कि जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो क्या है। ये जानकारी हो सकता है सटीक रूप से आपको सीधे सीधे प्रश्नों में पूछी जा सके, या फिर कॉमन प्रश्नों में आपको कहीं सुमिलित के लिए पूछा जा सकता है। बाकी हमीरदेव चौहान के बारे में क्या जानकारी मिलती है तो अपन पढ़ेंगे एक साहब को, ठीक है ना। एक को शुरुआत करते हैं अपन एक से। इनके 2 सेनापति थे, इनके 2 सेनापति थे, यानी कि भगोड़े सेनापति के रूप में जाने जाते हैं। हिस्ट्री के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि संस्कृति के रिलेटेड जितने भी अपन टॉपिक पढ़ेंगे तो मुझे जातिवाद के रूप में आप कमेंट न करें, या किसी भी प्रकार का जो आपको टाइटल में नंबर दिए जा रहे हैं उसमें से कोई कॉल न करें। देखिएगा, इनके 2 सेनापति हुए थे, केब्रू। अब इनके बलिदान के रूप में है, ठीक है ना। एक का नाम होता है महमूद शाह, ठीक है ना, महमद शाह। ये दोनों है वो इनके भागे हुए सेनापति थे। और ये है वो सेनापति, यानी कि विद्रोही सेनापति थे। इस दोनों सेनापतियों को शरण किसने दे दी थी? हमीरदेव चौहान ने इनको क्या दी थी? शरण दी थी। यानी कि इन दोनों को है वो इन्होंने क्या दे दी थी? शरण दे दी थी। और शरण देने के कारण ही
अलाउद्दीन खिलजी ने इन पर आक्रमण किया था। और अलाउद्दीन खिलजी जब इनके ऊपर आक्रमण करते हैं तो शरण के कारण इन्होंने 1300 के अंदर आक्रमण किया था। एक आक्रमण कब करते हैं? 1300 के अंदर ये अभियान लेकर के आते हैं। लेकिन नुसरत खां जो इनका सेनापति आया था, उस समय सेनापति कौन आए थे? 1300 के अंदर पर तो नुसरत खां सेनापति में आए थे। लेकिन नुसरत खां है वो वर्षा के रूप में मारे गए, पत्थर वर्षा इनके ऊपर क्या की गई? पत्थर वर्षा की गई। और पत्थर वर्षा में ये क्या हो गए? मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। और इस प्रकार से ये भी मारे जाते हैं। आगे देखिएगा, फिर ये 1301 में किसके साथ में आते हैं और कौन कौन आते हैं उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। देखिएगा, इनकी भी क्या हो जाती है? 1300 के अंदर मृत्यु हो जाती है। यानी कि नुसरत खां क्या हो गए थे? मारे गए थे। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो अपने हमीरायण है उनके अनुसार आगे अपन बात करते हैं कि हमीरायण है उनके अनुसार हमीरायण के अनुसार यहाँ पर बात करते हैं कि रेत के बोरे वगैरह यहाँ पर रखवाए थे। एक खिल्दी रेत के बोरे वगैरह रखे थे, जैसे आपने देखे होंगे। और अमीर खुसरो के अनुसार यहाँ पर पासेब, अमीर खुसरो क्या लिखते हैं? अमीर खुसरो ने इन युद्धों की जानकारी दी है या इन लड़ाइयों का या इन संघर्षों की जानकारी दी है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पासेब की। पासेब, ये ध्यान रखिएगा, शब्दावलियां आपको पूछी जा सकती है। आरएस के अंदर एक शब्दावली शायद पूछी गई है, एक शब्दावली इन्हीं में से एक शब्दावली। अब देखिएगा, पासेब का अर्थ होता है एक विशेष प्रकार का चबूतरा है, ठीक है ना, एक विशेष प्रकार का चबूतरा या गरगस कहते हैं इसे, ठीक है ना, गरगस। ये गरगस के दो निर्माण करवाते हैं, एक चबूतरा, ठीक है ना, इसको अपन क्या कह सकते हैं? चबूतरा कह सकते हैं। चबूतरा, ठीक है। और दूसरे की अगर अपन बात करें तो इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर मगर भी बनाया था। मगर भी जो ज्वलनशील पदार्थ को फेंकने के लिए होता है, यंत्र होता है, उसको क्या कहते हैं? मगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मगर भी कहते हैं। और एक मगर भी के साथ साथ इन्होंने अरारदा भी बनाया था। क्या बनाया था? अरारदा। अब अरारदा क्या होता है? अरारदा होता है कि पत्थरों को फेंकने के जो काम आने वाला यंत्र होता है, उसे अपन कहते हैं अरारदा। और हमीर देव ने यहाँ पर मंजनीक और दुगली भी बनाए थे, ठीक है ना, जो पत्थर वर्षा करने के लिए विशेष प्रकार के जो यंत्र थे। और हमीर देव के दो सेनापति, यहाँ पर मैंने आपको एक सेनापति के रूप में पढ़ा दिया। और जब दूसरी बार आते हैं तो हमीर देव के सेनापतियों की मैंने यहाँ पर आपको बात बताई नहीं। हमीर देव चौहान के दो सेनापति थे, एक का नाम मिलता है रतिपाल, ठीक है, रतिपाल। और ये जो शासक होते हैं इनको एक खिलजी साहब ने क्या दे दी थी? जो ये मंत्रियों के रूप में जाने जाते हैं, रतिपाल और रणमाल, ठीक है, रणमल। ये रणमल, ये दोनों इनकी क्या थे? मंत्री थे। तो इनको है वो अलाउद्दीन खिलजी तब बूंदी के किले की ये क्या दे देते थे? इनायत के रूप में दे दूंगा। और कुफ्र का गढ़ है वो क्या हो गया था? इस्लाम का घर हो गया था। ऐसा अमीर खुसरो जी ने लिखा था। अब देखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया रंग देवी, ये ध्यान रखिएगा, रंग देवी थी, इन्होंने है वो जोर किया था। और 11 जुलाई 1301 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी का क्या हो गया था? अधिकार हो गया था। 11 जुलाई 1301 को जब ये अधिकार हो जाता है, उस समय उससे पहले की जानकारी के बारे में ये कहा जाता है कि एक विशेष वर्णन मिलता है हमीर कहावत के अनुसार कि सिंह संगवन, यानी कि सिंह कभी दोबारा जन्म नहीं लेता है, अपने बच्चे को एक बार ही जन्म देता है। सतपुरुष वचन, यानी कि सच्चा व्यक्ति एक बार ही वचन या एक बार ही बोलता है। कदली फले एक बार, यानी कि केला एक बार ही फल देता है। और तितरी तेल हमीर हट, यानी कि तितरी तेल मतलब स्त्री के ऊपर जो तेल या उगटन वगैरह लगाई जाती है वो एक बार ही, यानी कि विवाह क्या होता है? एक बार होता है। हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यानी कि हमीर का है वो हट है वो कभी एक बार से दोबारा है वो कभी नहीं आता, यानी कि हमीर दूसरी बार विचार नहीं करते। तो इस प्रकार से कहा गया है कि सिंह संगवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, सिंह संगवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तितरी तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। इस प्रकार से हमीर हट ने वो जानकारियों के अनुसार 11 जुलाई 1300 के अंदर इनका क्या हो जाता है? एक अलाउद्दीन खिलजी का इसके ऊपर अधिकार हो जाता है। और अमीर खुसरो के एक ग्रंथ के अनुसार लिखा जाता है कि कुफ्र का घर क्या हो गया? इस्लाम का घर हो गया। इसी प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने इस हमीर देव चौहान को मौत के घाट उतारने की कोशिश, मतलब कोशिश ही नहीं, उतर गए थे। क्योंकि जब युद्ध करते हुए ये रणपाल और जो रतिपाल थे ये दोनों खरीदे जाते हैं,
और यानी कि ये गद्दारी कर देते थे। उसके बाद में है वो मुख्य रूप से जितने भी सेनापति थे वो सेनापति क्या हो चुके थे, हार चुके थे। और सेनापतियों के हारने के बाद में जैसे ही जानकारी मिलती है तो हमीरदेव जैसे ऊपर की तरफ देखते हैं तो केसरिया जौहर का रूप में, केसरिया के रूप में काफी पुरुष है वो बाहर आ चुके थे। और इस प्रकार से केसरिया के रूप में जब झंडा ऊपर की तरफ कर देते हैं, जब जो विपरीत के सेनापति थे, जो सेना थी, तो वहां पर दुर्ग से है वो जानकारी किसकी मिलती है, रंग देवी की। और रंग देवी के साथ में इसकी पुत्री भी है वो क्या हो गई थी, जल जौहर। और देखिएगा इस प्रकार से 1301 के अंदर राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था। राजस्थान का प्रथम शाखा कब हुआ था, राजस्थान का प्रथम शाखा, और एकमात्र क्या हुआ है, जल जौहर जिसे कहते हैं प्रथम शाखा। राजस्थान का प्रथम शाखा और जल जौहर के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। अब देखिएगा एक ये जानकारी मिलती है हमीरायण, हमीर रासो, हमीर, जो ये किस किसने क्या क्या लिखे थे, तो उनके बारे में अपन थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिएगा किस किसने क्या क्या लिखा है, मैं उसके बारे में यहाँ पर थोड़ी सी आपको देखिएगा बात करते हैं। कुछ ऐसे अब कुछ हमीर के नाम से जो लिखे गए, तो हमीर काव्य किसने लिखा, हमीर काव्य, हमीर काव्य किसने लिखा, हमीर रासो किसने लिखा, ये है वो क्या है, कॉमन पर्सन है, हमीर रासो, ठीक है ना। हमीर रासो, हमीर काव्य, तो हमीर काव्य तो लिखा था नयन चंद्र सूरी ने, और हमीर रासो जो लिखा था वो लिखा था जोधराज ने। ये तो लिखा था जोधराज ने, जोधराज ने, और ये लिखा था नयन चंद्र सूरी ने, नयन चंद्र सूरी ने, ठीक है ना। नयन चंद्र सूरी के द्वारा रचित हमीर काव्य और हमीर महाकाव्य, ध्यान रखना ये हमीर महाकाव्य है, हमीर महाकाव्य, ठीक है। ये हमीर महाकाव्य जो नयन चंद्र सूरी के रूप में लिखा गया, और हमीर रासो जोधराज ने लिखा। हमीरायण किसने लिखा, मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, हमीरायण, या मैंने आपको कहीं पर जानकारी दी थी हमीरायण, तो हमीरायण किसने लिखा था, हमीरायण। और एक और जानकारी मिलती है हमीर हठ, ठीक है ना, जो हमीर हठ है वो लिखा था चंद्रशेखर ने, और हमीर बंधन है वो लिखा था अमृत कैलाश ने। हमीर हठ, हमीर हठ नामक काव्य है वो किसने लिखा था, ये लिखा था चंद्रशेखर ने। और एक क्या पूछ रहे थे, एक व्यक्ति ने मुझे कुछ कमेंट के रूप में पूछा है, बट स्टूडियो शो कर रहा है, शायद मैं उसको बाद में देख लूंगा। अब देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी तुगलक वंशीय थे, और इन्होंने है वो 1398 के अंदर तैमूर के आक्रमण के अनुसार फिर है वो एक तैमूर पर आक्रमण करते हैं, और दिल्ली पर ये है वो केंद्रीय सत्ता लागू करते हैं। फिर मालवा के सुल्तान इस पर आते हैं, और मालवा के सुल्तान और महाराणा कुंभा के मध्य रणथंभौर में युद्ध होता है। और उसके बाद में मालवा के सुल्तान के बाद में जब मालवा के खिलजी आ जाते हैं, महमूद खिलजी के मध्य और महाराणा सांगा का जो कुंभा का युद्ध चल रहा था, उसमें से वो कुंभा ने क्या कर दिया था, महाराणा सांगा ने अधिकार कर दिया था। और कर्मावती, विक्रमादित्य, उदय सिंह के बारे में मैंने जब आपको रणथंभौर पढ़ाया था, तब ये है वो रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण है वो किसका हो चुका था, ये जानकारी ध्यान रखिएगा। रणथंभौर पर आक्रमण बाद में कौन करते हैं, राणा सांगा करते हैं। कौन करते हैं, राणा सांगा करते हैं। अब देखिएगा महमूद खिलजी के जब आक्रमण होता है चित्तौड़ पर, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि विक्रमादित्य और विक्रमादित्य के साथ में उदय सिंह को जो बाहर निकाला जाता है वो रणथंभौर दुर्ग में ही जाते हैं। और हाड़ी रानी कर्मावती ने हुमायूं को जो राखी भेजी है वो चित्तौड़ दुर्ग से संबंधित थी। और उस समय हाड़ी रानी ने जो महमूद शाह खिलजी को संधि के रूप में जो दिया था चित्तौड़ दुर्ग के आक्रमण के समय, जो महमूद शाह खिलजी को जो इन्होंने है वो एक आक्रमण के रूप में दिया था, और सॉरी बहादुर शाह को, ठीक है ना, बहादुर शाह को है वो दिया था संधि के रूप में दिया था सन 1523 के अंदर। ये थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर ध्यान रखिएगा। 1523 के अंदर संधि किससे हुई थी, कर्मावती से, ठीक है ना, हाड़ी रानी कर्मावती से संधि होती है। तो उस समय गुजरात के शासक थे बहादुर शाह, जब आक्रमण करते 1523 के अंदर चित्तौड़ पर, तो ये है वो संधि के रूप में किन्होंने दिया था, रणथंभौर दुर्ग को संधि के रूप में दे दिया था हाड़ी रानी कर्मावती ने। और कहा जाता है कि खानवा के युद्ध के दौरान, खानवा युद्ध के दौरान जब राणा सांगा घायल हो जाते हैं, राणा सांगा घायल हुए थे, तो इसी दुर्ग के अंदर ले जाए गए। इसी दुर्ग के अंदर घायल महाराणा सांगा को कहां ले जाया गया था,
रणथंभौर दुर्ग के अंदर ले जाया गया था। अब खानवा का युद्ध आप सभी जानते हैं कि बाबर के द्वारा हुआ था, और खानवा का युद्ध चित्तौड़ पर जब आक्रमण कर देते हैं बहादुर शाह, तो उस समय है वो 1533 के अंदर है वो जब युद्ध होता है। मैंने यहाँ पे 33 लिखा है, ये 1533 का युद्ध, ठीक है। 1533 का आक्रमण हो जाता है, और उस समय है वो हरी रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भी भेजी थी। इस प्रकार से है वो ये जानकारी आप तक पहुंचाने की मैंने पूर्ण रूप से कोशिश की। अगर कोई जानकारी छूट भी जाती है तो आप मुझे कमेंट के रूप में शो करवाइएगा। और अगले जब अपन दुर्ग पढ़ेंगे, मैंने आपको पहले से भी बता दिया है कि अगला अपना दुर्ग होगा वो क्या होगा, अजय मेरू गढ़ बीठली अजय मेरू के रूप में अपन कल का दुर्ग है वो पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जिस भी साथी ने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक वीडियो को देखने वालों को। और मिलते हैं अपन अजय मेरू दुर्ग के साथ में, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि अगली है वो क्लास के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, यू हैव अ नाइस डे।